नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर चर्चा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम रहे मौजूद। सीएम रेखा ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। नई दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह का आयोजन, समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ के जवानों की सराहना की, कहा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का सीमा सुरक्षा बलों को मिला सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। और बता दें कि बैठक में सभी राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई और आपको बता दें कि जिसमें राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी हिस्सा लिया है। और इस बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी भाग लिया और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया, आज कई वर्षों बाद जो है हम नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और पिछली गैर जिम्मेदार सरकारों के आचरण के कारण आयोग की बैठक में दिल्ली के अधिकारी और अधिकारों का जो है मुद्दा नहीं उठ पाया रहा था। और लेकिन अब डबल इंजन की सरकार पटरी पर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में हम देश के सभी राज्यों के मुखियाओं के समक्ष जो है विकसित भारत के लिए विकसित दिल्ली का अपना रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। आज हम नीति आयोग के समक्ष दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को भी रखेंगे। हम विकसित दिल्ली के लिए प्रतिबद्ध हैं। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अलंकरण समारोह एवं रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। और अब तो बता दें कि समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी कठिनाइयों को पार कर किस प्रकार विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना जा सकता है, इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सीमा सुरक्षा बल है। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में बीएसएफ के प्रहरियों ने जो देशभक्ति और निष्ठा दिखाई है उसी का कारण है और उसी कारण बल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का सम्मान मिला है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस लोगों को न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर है और इसी भरोसे को बरकरार रखने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली के सभी थानों में जनसुनवाई करने के लिए एक विशेष निर्देश जारी किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के इसी निर्देश का पालन करते हुए सभी थानों में हर शनिवार को जनसुनवाई की जा रही है और इसी फेहरिस्त में शनिवार 24 मई को बेगमपुर थाने में जनसुनवाई की गई। इस जनसुनवाई में रोहिणी जिले के एडिशनल डीसीपी विष्णु कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की फरियाद सुनी और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर इसी उम्मीद से पहुंचे और कि उन्होंने डीसीपी की तरफ से न्याय मिलेगा। डीसीपी ने भी लोगों को उनकी समस्याओं पर समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है लोगों को न्याय के लिए लगातार थाने के चक्कर न काटने पड़े, इसलिए हमारा प्रयास है कि यहीं पर कम समय में लोगों को न्याय मिल जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, पूरे दिल्ली पुलिस का हर शनिवार को सुबह 11 से लेकर के 2 के बीच में जन सुनवाई कार्यक्रम रहता है, जिसमें इलाके के जितने भी मौजूद व्यक्ति जिनको अपनी कोई समस्या है, परेशानी है और वो थाने में आके वो सुलझ नहीं पा रही, तो शनिवार को एक मौका मिलता है कि वो थाने में आकर के सब डिवीजन ऑफिस आकर के उसको बताएं। सीनियर ऑफिसर यहाँ पे आकर देखते हैं कि जो उनके साथ कोई दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, कोई कंप्लेंट है, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कई सारी कंप्लेंट जो लेके आते हैं वो पुलिस के डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, कई बार एमसीडी की होती है, ट्रैफिक की होती है, दूसरी एजेंसीज की भी होती है, तो उनको गाइड किया जाता है कि जो आपका मैटर है वो दूसरी एजेंसी का है और वहाँ पे उनको भेजा जाता है। साथ ही साथ अगर कोई कंप्लेंट पुलिस सेक्शन वाली होती है, ज्यादातर पुलिस वाली ही होती है, 80% तो पुलिस से डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, उसमें कंसर्न्ड इंक्वायरी ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसको कंप्लेंट मार्क होती है, वो उसमें दोनों पार्टियों को बुलाता है और अगर उसमें पुलिस के तहत कोई केस बनता है तो केस दर्ज किया जाता है। अगर सिर्फ बातचीत से और वैसे सुलझने की कोशिश करी जाती है तो करा जाता है। जन सुनवाई का मेनली पर्पज यही है कि हमारे केस लोड कम हो
और हर बंदा कोर्ट की तरफ या एफआईआर की तरफ ना बढ़े। मतलब कुछ मामले जो विदाउट पेपरों के सुलझाए जा सके। तो हमारा पर्पस यही है कि मैक्सिमम लोग जो इसमें जुड़ते हैं वो अपनी जो भी उनके समस्या है उसका समाधान यहीं के यहीं खत्म हो सके प्रॉब्लम वो, और वो दोबारा खुश होकर के अपने घर जाएं और अपना रूटीन काम कर सकें। खासतौर से जैसे पूरी दिल्ली में जनसुनवाई का कार्यक्रम हर शनिवार को किया जाता है। हाँ, आप खुद जिले के एडिशनल डीसी के पद पर हैं और जी लेवल पर जब कोई विक्टिम या कंप्लेंट आता है, हाँ, कितनी उम्मीद होती है उसको न्याय मिलने की? जी कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस के पास काफी लोग आते हैं। मैंने जैसा बताया कि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं होती हैं। कुछ लोग आते हैं कि मेरे पैसों का लेन देन है। अब पैसों का लेन देन ऐसा पुलिस के मामला नहीं है, वो सिविल मैटर है। बट किसी के 25-30 हज़ार 20 हज़ार रुपये जा रखे तो वो कोर्ट में भी जाके धक्के मारेगा तो बड़ी मुश्किल आती है। तो उसमें एक बीच का रास्ता निकाल करके दोनों पार्टी को बुला करके पुलिस एक माध्यम बनती है जिसमें दोनों मिल करके अपनी प्रॉब्लमों को सुलझा लें। तो जन सुनवाई का मेन पर्पज यही है कि दोनों पार्टियां एक जगह पे आए और उसी टाइम समाधान हो सके उसका। फिर भी अगर पार्टी अगर निराश है, नहीं उसका काम बन रहा है, तो उसके पास लीगल रेमेडी हमेशा अवेलेबल है, वो एफआईआर हमेशा करा सकती है। कहा जा सकता है कि दिल्ली में एफआईआर की संख्या को कम करने के लिए ये बेहतर कदम साबित हो सकता है। जी मेनली एफआईआर, देखिए एफआईआर तो जो होनी है वो तो होती रहेगी, बट ये बात है कि इससे काफी चीजें जो एफआईआर बनने से पहले ही सुलझ सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। एफआईआर वाली नौबत ना आए और दोनों पार्टियों को बुला करके डिस्कस हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बीच में मध्यस्थता कराता है तो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो पुलिस एक समाज में उसका एक मतलब एक आधिकारिक क्षमता में पुलिस अगर बुलाए जाते हैं किसी। दिल्ली के डीएसआई डीसी बवाना के सेक्टर 2 में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इस बीच कई जोरदार धमाके भी हुए जिसके कारण पूरी बिल्डिंग ढह गई। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां पहुंची। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि अभी तक जो है हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली पासपोर्ट धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने 3 एजेंटों यानी कि अमित, मोहित और हरजिंदर को गिरफ्तार किया है और इन एजेंटों ने किसी और के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके एक यात्री को अवैध तरीके से कनाडा की यात्रा करवाने में मदद की थी। बता दें कि पंजाब के रहने वाले गौरव नामक आरोपी यात्री को इमिग्रेशन जांच के दौरान पकड़ा गया और उसने 2 बार वीजा खारिज होने के बाद एजेंटों को 30 लाख रुपए देने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रक्षा संपदा कार्यालय दिल्ली सर्कल के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1D के पास जो है जेसीबी एक्शन हुआ है। दिल्ली छावनी के मेहराम नगर क्षेत्र स्थित लगभग 2 एकड़ डिफेंस लैंड को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। द्वारका के सेक्टर 3 स्थित आदर्श अपार्टमेंट के पास की सड़क इन दिनों एक कूड़ा घर में तब्दील हो गई है। सड़क किनारे फैला कचरा न केवल बदबू फैला रहा है बल्कि इलाके की सुंदरता और स्वच्छता को भी चुनौती दे रहा है। इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन फैली गंदगी और उससे निकलती तीव्र दुर्गंध की वजह से राहगीर मुंह पर रुमाल या हाथ रखकर ही इस रास्ते से गुजरने का मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। महीनों से कूड़ा हटाया नहीं गया, जिससे एसी के फिल्टर खराब होना, बच्चों को एलर्जी और बुजुर्गों को सांस की तकलीफ जैसी जो है परेशानियां आम हो गई हैं। इस गंदगी के ढेर में गायें प्लास्टिक और अन्य हानिकारक कचरा खाने को मजबूर है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में शादी वाले घर में अचानक मातम का माहौल छा गया। बारात जाने की तैयारी थी, खाना बनाने की तैयारी थी और लेकिन इस दौरान घर में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग इतनी जो है भयानक थी कि घर में रहने वाले 4 लोगों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों की हालत गंभीर है, जिन्हें जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल से जो है दिल्ली के LNJP अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हमारे बड़े भाई का घर है यहाँ पे,
तो इनके जो साड़ू भाई थे उनके बच्चे की शादी थी, सुबह एक निकाह था। तो उसी के चक्कर में अपने घर में 5-7 लोग आए हुए थे, इनकी बड़ी साली आई हुई थी। अब ये दोपहर में लगभग 12:30-1 बजे के करीब खाना बना रही थी गैस सिलेंडर से, चूल्हे से। हम लोग जो थे सब, आज जुमे का दिन था, नमाज में गए हुए थे जितने आदमी थे। तो उसी बीच में वो गर्मी के चक्कर में उसका कहीं पाइप निकल गया, वो आग एकदम फैल गई। अब घर पे आदमी ना होने की वजह से औरतों ने इधर उधर करा, तो सिलेंडर को इधर से फेंकने के लिए इधर ना होकर वो सिलेंडर जो गिरा तो उसका मुंह जो है ना घर की तरफ हो गया। उसके चक्कर में वो पर्दे वगैरह में आग लग गई। अंदर जो था मेरा नाम नाजमा है। नाजमा जी, क्या हुआ था बताइए। ये शादी थी हमारा घर में, सुबह को बारात जा रही थी। तो अब ये थोड़ा सा अपने घर के लिए खाना बना रहा था, तो उसमें पाइप में आग लग गई। पाइप में जब आग लगी तो बुझाई पानी से, उससे डाल के कपड़ा डाल के बुझाई गिल्ला पानी से। वो पाइप नहीं बुझ गई थोड़ी बहुत, फिर और भड़क गई। फिर मेरी यहाँ छोटी बड़ी वाली बहू थी, पता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है भविष्य पर गर्व और उत्साह और अपार विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने भारत मंडपम में हाल ही में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव का स्मरण करते हुए इस बात पर बल दिया कि आज का कार्यक्रम पूर्वोत्तर में निवेश का उत्सव है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत प्रमुखों की महत्वपूर्ण उपस्थिति का उल्लेख करते हुए क्षेत्र में अवसरों को लेकर उनके उत्साह पर चर्चा की। हम भारत को एक ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हील इन इंडिया, हील इन इंडिया का मंत्र ग्लोबल मंत्र बने, ये हमारा प्रयास है। नॉर्थ ईस्ट में नेचर भी है और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन भी है। वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां का मौसम वेलनेस के लिए मेडिसिन की तरह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में कई जगहों पर आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है वो एक तरह से अलग है। और आपको बता दें कि जब पहलगाम पर हमला हुआ उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ऑपरेशन के कुछ ही मिनटों में हमने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें से 2 उनके मुख्यालय थे। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हमने न तो किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नष्ट किया और न ही हमने कभी किसी एयरबेस को निशाना बनाया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों को नष्ट किया जिन्होंने हमारी जमीन पर अपराध किए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सरकारी अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में कायाकल्प मंथन की अध्यक्षता की है और बैठक का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना था। दिल्ली के एलजी ऑफिस में यमुना नदी और पर्यावरण मामले को लेकर बैठक हुई है और जिसके लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा एलजी हाउस पहुंचे। यमुना और पर्यावरण को लेकर जो है ये बैठक हुई थी और एलजी हाउस में अहम बैठक हुई है। भारत मंडपम में अग्र समाज दिवस के अवसर पर दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया और इस आयोजन में शिरकत करने पर जो है सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस अवसर पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। और आपको बता दें कि इस सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण आयोजन में महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों, जीवन मूल्यों और समाज निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया और अग्र समाज में सदैव राष्ट्र सेवा और समरसता में अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम रहा हो या संकट की घड़ी, अग्रवाल है कि अग्र समाज आने वाले समय में भी महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण में सशक्त योगदान देता रहेगा।
अगली खबर का रुख करते हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आपको बता दें कि जिसमें पहुंचकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता की समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक की शिकायत का समयबद्ध और समाधान और प्रशासन अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितैषी बने। जनता की मुस्कान ही हमारी जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए यहां पर की और लोगों की जन समस्या। दिल्ली में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और छात्रों को समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में आज दिल्ली के गृह आशीष सूद ने दिल्ली की शकरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर परिसर, कक्षाओं, खेल सुविधाओं और स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि हर विद्यार्थी को प्रेरणादायक और सुरक्षित शिक्षण वातावरण मिल सके। स्थानीय विधायक श्री करनैल सिंह जी की उपस्थिति में शिक्षकों को छात्रों से संवाद भी हुआ, जहां उनकी जरूरतों और सुझावों को गंभीरता से सुना गया। शिक्षा केवल अधिकार नहीं, आत्मनिर्भर भविष्य। खबर दिल्ली से है, जहां मंत्री आशीष सूद ने सांसद रणवीर उनके निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान दिल्ली से जुड़े विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल के कामकाज का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए सूद ने बताया कि हमारा अटूट ध्यान फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने और दिल्ली में हर नागरिक की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने पर बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र इस साल देश भर में लीग संस्कृति विकसित करने के लिए 13 नई पेशेवर खेल लीग स्थापित करेगी और इस खेलों में योग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, तीरंदाजी और मुक्केबाजी शामिल है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के मौके पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और टेरी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के तहत में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इको क्लब के छात्रों के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर का अघोषित दौरा करने पर आपत्ति जताई है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के दौरे की निंदा करते हुए कहा कि नेता विपक्ष ने दूसरी बार बिना किसी पूर्व सूचना के दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि जब ऑपरेशन गांधी हैं, वे पूछ रहे हैं कि कितने भारतीय वायुसेना के विमान गिरे हैं। 11 मई को प्रेस वार्ता के दौरान एयर मार्शल भारती ने कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं, हमारे लिए उस सवाल का जवाब देना समझदारी नहीं है। लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी और मुझे याद है 11 मई को DGMO भी थे और एयर मार्शल भारती जी भी थे।
मेयर राजा इकबाल का तुगलकाबाद दौरे पर है और आपको बता दें कि जहां मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि आज मैं खुद हमारे नेता रामवीर विधुड़ी के अनुरोध पर यहां तुगलकाबाद गांव में आया हूं। यह उनका पैतृक गांव है और रामवीर जी का यहां लगातार विकास परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वह चाहते थे कि मैं गांव में आकर लोगों की समस्याओं को समझूं, जैसे नगर निगम के तहत में सफाई कर्मचारियों की कमी, कुछ नालों की सफाई नहीं हो पाना और सामुदायिक भवन से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं। स्वयं यहाँ पर लोकप्रिय नेता, यहाँ के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली में बहुत सीनियर नेता श्री रामवीर विधुड़ी जी के कहने पे गांव में आया। इनका पुश्तैनी गांव है। रामवीर जी तो काफी समय से यहाँ रहे, तो ये चाह रहे थे कि गांव में आया जाए और जो कमी है गांव की, जो निगम के अंदर यहाँ पर सफाई कर्मचारी कम है, कुछ नालों की डिसिल्टिंग नहीं हुई, कम्युनिटी इलाके की सड़कों की हालत ये दिखाना चाह रहे थे। तो मैंने लोगों से, जनता से मिला, उनकी बातें सुनी। यहाँ से जा रहा हूँ कि नेताजी जैसे आप चाहेंगे, जैसे यहाँ की जनता चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी अच्छे से काम करेगी और निगम अपना काम करके दिखाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश देने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर की इसी सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा की मुहिम शुरू की है और इसी फेहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। की शुरुआत रोहिणी सेक्टर 14 के माहेश्वरी अपार्टमेंट पर भी बढ़ती है भारतीय सेना। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकवादी मंसूबों पर पानी फेरा है। जिस तरह से 140 करोड़ देश के नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं देश की पराक्रमी सेना को, जिन्होंने 20 मिनट में आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान को के तमाम ठिकानों पर 20 मिनट में तबाह कर दिए। और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, अब ईंट का जवाब तोप और मिसाइल से होगा। हिंदुस्तान की तरफ एक आंख उठेगी पाकिस्तान की, तो पूरे पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि जहां से भी आंख उठेगी वो उसकी दोनों आंख नहीं, उसके पूरे ताबूत में आखिरी कील होगी हिंदुस्तान की फौज की। कि पराक्रम को हम हिंदुस्तान के रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में हमारे सशस्त्र बलों के वीर जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत अपने इन वीर सपूतों के अद्वितीय साहस, सेवा और बलिदान के लिए सदैव आभारी रहेगा। इन्हीं के शौर्य से जो है राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान अक्षुण्ण बना रहता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जेपी इंफ्राटेक और जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में 15 परिसरों में छापेमारी की है, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला शामिल है। गुरुवार दोपहर के समय दिल्ली के बवाना नहर में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 बच्चे नहर की गोद में समा गए। यह पूरा मामला नरेला थाना इलाके के अंतर्गत का बताया जा रहा है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोपहर के समय 4 बच्चे नहर में किनारे जो है हाथ पैर धोने के लिए रुके थे और बच्चे नहर किनारे हाथ पैर धो रहे थे और इसी दौरान जो है उसमें से एक बच्चे का पैर फिसल गया। वह नहर किनारे जा गिरा। एक को बचाने के चक्कर में बाकी 3 भी नहर में कूद गए। बस फिर क्या था, चारों ही नहर की गोद में समा गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान 2 बच्चों के शव को नहर के अंदर से बरामद किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।